Quick IS, compose your dream. हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का विज्ञान का 13वां चैप्टर है, अपशिष्ट जल। जो अपशिष्ट जल होते हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे शहरों के सीवर के जल होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है डिटेल में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। और ये क्लास 7 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा। और लगातार आपको एनसीईआरटी क्लास मिलती रहे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 13वां चैप्टर है साइंस का, अपशिष्ट जल की कहानी। इसमें हम अपशिष्ट जल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं, और जल का उपयोग हम हर तरीके से करते हैं। ठीक है, चाहे वो कपड़ा धोने में हो, और चाहे हम नहाने में करते हो, चाहे खाना बनाने में करते हो, चाहे सफाई में करते हो, और उसे गंदा या दूषित करते हैं। बिल्कुल दूषित। क्या आपको आश्चर्य हुआ है? जो है झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, जो लॉन्ड्री आदि से जो है नलियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो अब जो है जल जो है मानव द्वारा ही अपशिष्ट किया जाता है, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से प्रदूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो अपशिष्ट जल अधिकांश नदियों में जाता है, और जाकर के नदियों को भी क्या कर देता है, जो है प्रदूषित कर देता है। ठीक है, आगे लिखा है जल हमारी जीवन रेखा। तो स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे भारत में और खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको ये लगता है कि जो जल होता है ये मुफ्त में हमारे जो है प्रकृति ने मुफ्त में दिया है, तो इसको जैसा चाहो वैसा यूज करो। लेकिन नहीं, अगर जल नहीं है तो जीवन रेखा प्रभावित हो जाएगी। तो जल जो है वह जो है स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर पहले विचार कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। ठीक है, स्वच्छ जल का क्या क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ जल का उपयोग हम पीने में करते हैं। ठीक है, उसका जो है इसके अलावा जो है उसका हम उपयोग जो है घर में खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हम जल का करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दुर्भाग्य से उपयोग किए गए उपयुक्त जल, जो स्वच्छ जल को सभी को उपलब्ध नहीं है। आज हमारी दुनिया में स्वच्छ जल की बहुत बड़ी कमी चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आज वर्तमान में 7.5 अरब जनसंख्या भारत पूरी दुनिया में हो चुकी है, तो 1 अरब लोगों के पास आज भी पेयजल की क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोगों से पीड़ित रहा है, और मृत्यु का ग्रास हो रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करना पड़ता है। तो हमारे देश में भी और दुनिया में जल जो है लाने के लिए कई किलोमीटर लोग, बच्चे भी और महिलाएं भी जो है यात्रा करके तब जो है स्वच्छ जल को ला पाती हैं। जैसे हमारे देश में राजस्थान में, गुजरात में। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? तो बिल्कुल गंभीर समस्या है, और इसके प्रति हमें सोचने की जरूरत है। आगे लिखा है आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। तो जो जल हमारा है वो अस्वच्छ क्यों हो जा रहा है, मतलब वो गंदा जल, अपशिष्ट जल क्यों हो जा रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, प्रदूषण के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, कुप्रबंधन, हमारे यहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसकी वजह से जल आपूर्ति लगातार घटती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च, याद रखना, प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे लिखा है इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य
जो है उन व्यक्तियों को की संख्या को घटाना या आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो आजकल देखा होगा सरकार ने भी जो है हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है, जिससे सबको, पूरे देश में लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी समय प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे लिखा है स्वच्छ जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। तो याद रखना, जब हम कहीं जल स्टोर करते हैं तो जल में जो भी प्रदूषक हो उसे हम क्या करें, प्यूरिफाई करके पहले हम हटा दें। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है जीवन के लिए जल का लोगों का 2005 से 2015 तक जो है ये दशक मनाया गया था, तो वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। आगे लिखा है यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, लिखा है वाहित मल क्या होता है, तो लिखा है वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद जो है वाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। तो जो अपशिष्ट जल होता है, चाहे वो घरों में यूज हो रहा हो, उद्योगों में, अस्पतालों में, कार्यालय में, अन्य क्षेत्रों में, उसे हम वाहित मल कहते हैं। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और जो है निलंबित द्रव भी होते हैं, मतलब उसमें गंदा पानी भी होता है। आगे लिखा है क्रियाकलाप पे देखते हैं। लिखा है अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण करेंगे तो उसमें बहुत सारी हमें गंदी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे लिखा है वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों, शिक्षकों या शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जल जो है कितना जो है अपशिष्ट जल क्या क्या हानिकारक है और क्या क्या हमें हानि पहुंचाता है। आगे लिखा है अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल जो है मिश्रण होता है। इसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। ध्यान रखना, जल में इतनी चीजें होती हैं तब वो जल अशुद्ध जल कहलाता है। इनमें जो है इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण किस प्रकार हैं, उसको जो है एक तरह से बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया गया, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कहाँ जल जो है अपशिष्ट जल के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कूड़ा करकट या मृत जल जो है वो कहाँ होता है, तो रसोई घर में। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट कहाँ होता है, शौचालय में। व्यावसायिक अपशिष्ट जो होता है जिसमें औद्योगिक और सबका कचरा होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है कार्बनिक पदार्थ, और ये जिससे कार्बनिक पदार्थ जो है क्या होते हैं, तो कार्बनिक अशुद्धियां क्या होती हैं, तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, यूरिन। ठीक है, ये जिसे हम कीटनाशी कहते हैं, कीटनाशी दवाइयाँ, शाकनाशी, फल और सब्जियों का कचरा, ये सब क्या कहलाते हैं, मतलब कार्बनिक अशुद्धियां होती है जो जल में, जो जल को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, या उन्हें अपशिष्ट जल में बदल देती हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां क्या होती हैं, तो नाइट्रेट, फास्फेट और धातुएं होती हैं। पोषक तत्व फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जीवाणु कौन है, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः जो है बीबियों, कोलरा और साल्मोनेला जो है पैराटाइफी, ये सब रोग के कारण होते हैं। ये मतलब जीवाणुओं के नाम है। अन्य सूक्ष्म जीव क्या पाए जाते हैं, पेचिस और रोग आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे जो जल में पाए जाते हैं और हमारे जल से जो है एक मानव जब जाते हैं तो इसी तरह की कई बीमारियों के लिए भी वो कारण बन जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा, तो लिखा है घरों अथवा तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का जाल दिखाई देगा। ठीक है, जिसे
सीवर कहते हैं। तो सीवर के माध्यम से ही जल क्या होता है, अपशिष्ट जल बहता है, जो मिल करके मल विसर्जन को जो है की व्यवस्था करते हैं। यह एक परिवहन तंत्र की तरह होता है जो वाहित मल को उनके उद्गम स्थल से उनके निपटान के स्थान अर्थात उपचार यंत्र तक ले जाता है। आगे लिखा है, मल व्यवस्था में मेनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से लेकर के 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते जहां दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सीवर की व्यवस्था द्वारा ही वाहित मल को बाहर किया जाता है। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे लिखा है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को जो है संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। याद रखना, जो जल में भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व पाए जाते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और किसके द्वारा, तो संयंत्र के द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं उसमें, तो सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी जो है छड़ी से बने सलाका जो है छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जिससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला चरण में क्या होता है, पानी से जो है गंदी चीजों को क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं, जो ठोस चीजें होती हैं। ठीक है, इसको हम सलाका छन्ने कहते हैं। आगे फिर दूसरा चरण क्या होता है, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिड और बालू अलग करने की जो है टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें अपशिष्ट बालू, ग्रिड और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में ही बैठ जाते हैं, नीचे ही वो बैठ जाएंगे। ठीक है, वो भी एक तरह से साफ हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में मध्य भाग में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है। यह जो है आपक या स्लज कह रहा होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसे अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो स्कमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल जो है निर्मलीकृत जल कहलाता है। तो उसको इसी तरह से हम जल को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो ये याद रखना, ये ट्रीटमेंट वही क्षेत्र जहाँ पे जल को साफ किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, अपंग को एक पृथक टंकी में हस्तांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाला बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो जीवाणु भी मिट्टी को, वो जल को क्या करते हैं, साफ करते हैं। फिर क्या होता है, कई घंटों के पश्चात जल में जो है निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में जो है अक्रिय आपंग के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग के जल को निकाल लिया जाता है। जो है सक्रिय आपंग लगभग 57% जल होता है। जल को बालू बिछाकर लगाए सूक्ष्म तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा लिया जाता है। सूक्ष्म जो है जो आपंग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो उसमें गंदगी होती है उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है और प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निमुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से के रोगाणु रहित जल जो है रहित कर लेना भी आवश्यक होता है। तो क्लोरीन के द्वारा और ओजोन के द्वारा भी जल को क्या करते हैं, हम स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं। इससे भी आपकी चीजें याद हो जाएंगी। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष
लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निमुक्त कर देते हैं। तो याद रखना, यूकेलिप्टस भी जो है जल को अच्छा करने में, स्वच्छ करने में एक उपयोगी हो सकते हैं। आगे लिखा है जागरूक नागरिक बने। तो लिखा है कैसे, तो मतलब अगर जागरूक नागरिक बनते हैं तो आप जो है जल को बचा सकते हैं और जल को अपशिष्ट होने से भी रोक सकते हैं। ठीक है, लिखा है अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम होता है। बिल्कुल होता है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित कर लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ठीक है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं तो उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये जो है परिस्थितियां अत्यंत अस्वच्छकर एवं रोग कारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं, तो उससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को इस विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें और उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला अवाहित जल आपास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वच्छ प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। यह क्या होती है, तो लिखा है अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के लिए प्रति सचेत रहता है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हम जो है चीजें बहाते हैं। लिखा है खाना पकाने के तेल और वसाओं को थाली में नहीं जो है बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा करके उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्राथमिकता कम हो जाती है और तेल वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके। ठीक है, पानी में वसा को और तेल को नहीं डालना चाहिए। दूसरा, पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें नाली में मत डालिए। ये जो है एक तरह से जागरूकता करने का बहुत अच्छा प्रयास बच्चों को किया गया है। ठीक है, अगला, प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ जो है मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। ठीक है, आगे लिखा है स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की जो है स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल जो है व्यवहन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। तो याद रखना, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था कि जो है लोग अपने घरों में ही शौच का या शौचालय में जाएं। अनुपचारित मानव, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मल जो है स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण होता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल, जो सतह पर जल है और जो ग्राउंड वाटर का जल है, दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इसमें हैजा कौन सी बीमारी होती है, तो इससे हैजा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है टाइफाइड की बीमारी, ये भी जल से होती है। पोलियो भी जल से ही होता है। मेनिंजाइटिस, ये भी जल से ही होता है। हेपेटाइटिस और पेची जैसे रोग, ये सब किससे होते हैं, तो वो याद रखना प्रदूषित जल से ही होते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी बीमारियां जल से हो सकती हैं।
आगे लिखा है वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। तो लिखा है जो है स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान यंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग करते हैं। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन, ठीक है, इन सबको जो है यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे लिखा है कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्ण निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नलियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, आजकल ये भी होता है। आगे लिखा है सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। पर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, जहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। उनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। तो लागू जो सख्ती से नहीं होता है, ये भी एक समस्या है। किसके लिए? तो समस्या है, याद रखना, जल प्रदूषण के लिए। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में डालना चाहिए। जिसे स्वच्छ भारत अभियान में भी ये मोटो बनाया गया था, ठीक है। यहाँ एक नोट्स के रूप में लिखा है कि जो है कृमि प्रसंस्करण शौचालय। तो लिखा है भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल देखा होगा बायो जो है टॉयलेट बनाया जा रहा है रेलवे में, ठीक है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति पोषक तत्व के रूप में बन जाता है, ठीक है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की थी। ये 14 में शुरू की गई थी, ना कि 16 में शुरू की गई थी, ठीक है। जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए थे, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना और मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान आदि भी उसमें शामिल था, ठीक है। आगे निष्कर्ष रूप में देखते हैं। लिखा है अपने पर्यावरण को स्वच्छ और जो है स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को जो है स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीवन के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने जो है दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें, मतलब उन्हें भी हम दूसरों को भी हम जागरूक करें जल के प्रति, जल के बचाव के प्रति। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। गांधी जी का विचार क्या था? मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो मतलब कि जब कोई काम करो तो कोई किसी का मुंह मत देखो और अपना काम स्वयं करो, और जब आप खुद करोगे तो 4 लोग आपसे प्रभावित होंगे। यहाँ लिखा है, कुछ नोट्स के रूप में लिखा है कि प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है या वाहित मल कहलाता है, ठीक है। और वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। तो मृदा और जल दोनों का प्रदूषण करता है। आगे लिखा है अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा सकता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर पर प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों को निपटाना हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा
निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ कम लागत के यथा स्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट जल उपचार के जो है सह उत्पाद आपंक और बायोगैस होते हैं। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल बनते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, जापानी बुखार हो गया। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपना करके मल का सुरक्षित निपटान करना संभव है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ठीक है। में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट पे जरूर पूछिएगा। यहाँ पे एक यूनिसेफ के बारे में लिखा गया है कि यूनिसेफ ने क्या कहा है जल के बारे में, तो लिखा है पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और जो है सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये यूनिसेफ ने कहा, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ठीक है। तो ये जो है इस क्लास 7 एनसीईआरटी को मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा वो क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का, और इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैंने प्ले लिस्ट पे सब दे रखा है, आप जाकर के वहाँ क्लास देख करके कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।